क्या वे हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है? ब्रह्मांड क्या है? हम कौन हैं? क्या हम अकेले हैं? इन सवालों के कई जवाब हैं, लेकिन क्या हम कभी एक भरोसेमंद जवाब पा पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा सबूत बताते हैं कि पृथ्वी पर कभी कोई संपर्क हुआ था। 2.5 मिलियन सालों तक हमारे पूर्वज गुफाओं में रहे, लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल गया। इंसान ने दुनिया भर में बड़े बड़े स्मारक बनाने शुरू कर दिए, लेकिन कैसे और क्यों? क्या कोई और प्राणी थे जिन्होंने उनकी मदद की? हमारे पूर्वजों इन प्राणियों को पूजनीय माना, उन्हें भगवान समझा। यूनिवर्सल मिस्ट्रीज, द इन्फिनिट वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री, एंशिएंट एलियंस। ब्रह्मांडीय अंडा और तीसरा नेत्र, एक गहरा रहस्य। कई प्राचीन संस्कृतियों में मानव मन का केंद्र अक्सर पृथ्वी के केंद्र से जुड़ा होता था और पृथ्वी का केंद्र ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। इस केंद्र को अंडे के आकार में दिखाया गया है। ब्रह्मांडीय अंडा, कॉस्मिक एग, ये कई संस्कृतियों में तीसरे नेत्र, थर्ड आई के रूप में भी मौजूद है। क्या प्राचीन एलियंस का इसमें भी कोई हाथ था? क्या ये प्राणी हमें खतरा नहीं मानते, बल्कि हमारी मदद करना चाहते हैं? क्या हमें विश्वास करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि वे हमारे ग्रह को बचाना चाहते हैं? यूएफओ और परमाणु युग, एक नया कनेक्शन। यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को अक्सर सैन्य क्षेत्रों में देखा जाता है। जब 1945 में पहला परमाणु बम चला, तो परमाणु हथियारों के आगमन ने इन बाह्य अंतरिक्ष प्राणियों, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स, का ध्यान खींचा। लेकिन क्यों? क्या उन्हें डर है कि हम उस दुनिया को नष्ट कर देंगे जिसे उन्होंने बनाने में मदद की थी? लेकिन अगर वे हमारे सहयोगी हैं, तो अपहरण, अबडक्शंस के मामलों को कैसे समझाया जा सकता है? बरमूडा ट्रायंगल का रहस्यमय मामला क्या है? उस क्षेत्र में हर तरह के गायब होने की आधिकारिक कहानियां हैं। समुद्र के उस बिंदु में ऐसा क्या खास है? हमने समुद्र का बहुत कम हिस्सा खोजा है। शायद हम कुछ अविश्वसनीय चीजों से चूक रहे हैं। यूएफओ से यूएसओ तक, पानी के भीतर के रहस्य कई शोधकर्ताओं और विशेषज्ञों ने सिर्फ आसमान तक ही सीमित न रहकर अपनी खोज को बढ़ाया और एक बड़ी खोज की। यूएसओ, यूएसओस, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, यानी समुद्र के अज्ञात पानी के भीतर की वस्तुएं। क्या हम शायद चारों तरफ से घिरे हुए हैं? फिलहाल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें पानी जैसा अनमोल तत्व है। क्या यहां जो कुछ भी है वो वास्तव में हमारा है, या यह किसी और की बदौलत है? क्या अतीत में हमारे विकास की शुरुआत में तकनीकी रूप से उन्नत सभ्यताओं ने हमसे मुलाकात की थी? ऐसे अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष यात्रा के माध्यम से प्राचीन काल में हमारे पास आए और हमारे ग्रह की सतह पर उतरे। प्राचीन ग्रंथ और आकाश से आए देवता। 20 जुलाई 1959 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग और माइकल कॉलिंस चंद्रमा पर चलने वाले पहले इंसान थे। हमारा पहला विचार यह है कि यदि हमारी सभ्यता, जो ज्ञान के एक बुनियादी स्तर पर है, अंतरिक्ष में एक छोटे उपग्रह का पता लगाने में सक्षम थी, तो क्या यह भी संभव है कि एक या अधिक सभ्यताओं ने अतीत में हमारे ग्रह का दौरा किया हो? दुनिया के कई पवित्र और प्राचीन ग्रंथों में कहानी हमेशा एक जैसी है। देवता स्वर्ग से उड़ते हुए रथों या प्रकाश उत्सर्जित करने वाले विमानों में उतरे। उदाहरण के तौर पर बाइबल में यहेजकेल की पुस्तक बुक ऑफ एजेकियल में पैगंबर यहेजकेल ने सावधानी से स्वर्गीय प्राणियों के साथ एक मुठभेड़ का वर्णन किया है, जो अविश्वसनीय उड़ने वाली मशीनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आए थे। यहेजकेल ने तकनीकी रूप से उन्नत प्राणियों के साथ संपर्क की बात की। वह ऐसे प्राणियों की बात करते हैं जिनके माथे से दिव्य चमकता हुआ प्रकाश निकलता है। वह कहते हैं कि वे इंसानों जैसे दिखते हैं। कलाकृतियों और चित्रों में एलियंस इटली की कुछ गुफाओं में
ऐसे चित्र हैं जो हेलमेट पहने अंतरिक्ष यात्रियों को दर्शाते हैं। अमेरिका के यूटा में हमारे पास अजीब प्राणियों के पेट्रोग्लिफ्स हैं जिनके सिर पर एंटीना और हेलमेट हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हमें ऐसे ही चित्र मिलते हैं। सवाल यह है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा क्या देखा कि उन्हें गुफा की दीवारों पर चित्रित करना जरूरी लगा। ग्वाटेमाला सिटी में एक ऐसी मूर्ति है जो आधुनिक अंतरिक्ष यात्री की याद दिलाती है। वह एक हेलमेट पहने हुए है, एक माउथपीस है और उसकी छाती पर नियंत्रण और एक सांस लेने वाला उपकरण है। उन्होंने 1500 साल पहले ऐसी चीज कैसे बनाई? कोलंबिया में आधुनिक हवाई जहाजों जैसे हजारों मकबरे की कलाकृतियां मिली हैं। इजराइल के एक संग्रहालय में एक और दिलचस्प कलाकृति देखी जा सकती है। यह एक सिर रहित अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान के अंदर बैठे हुए दर्शाती। कई प्राचीन सभ्यताएं समय और स्थान में दूर थीं और एक दूसरे के संपर्क में नहीं थीं, फिर भी उनमें समान विवरण और चित्रण मिलते हैं। शायद इसीलिए कि सभी ने समान अनुभव किए थे। क्या वे सभी पहले से ही जानते थे कि हम प्राणियों के एक ब्रह्मांडीय पदानुक्रम का हिस्सा हैं? माया सभ्यता और पाकौल का मकबरा प्राचीन एलियन सिद्धांतों के समर्थकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मेक्सिको में माया पुरातात्विक स्थल पलेन्के में मिलता है। यहाँ महान पिरामिड, पृथ्वी की गहराई में एक गुप्त मकबरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कोफेगस मिला। शासक पाकौल का सर्कोफेगस। हम 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। पाकौल 2.5 मीटर लंबा एक रहस्यमय माया नेता था। माया सभ्यता ने उसे किसी देवता की तरह पूजा। प्राचीन अंतरिक्ष यात्री सिद्धांतवादी पाकौल की कब्र पर मिली नक्काशी को एक व्यक्ति के रूप में व्याख्या करते हैं जो एक कैप्सूल में बैठा है। उसके नाक पर मास्क है, एक हाथ से वह कुछ नियंत्रण कर रहा है और दूसरे हाथ से किसी उपकरण को चला रहा है। उसकी एड़ी एक पैडल पर रखी है और कैप्सूल के बाहर एक लौ देखी जा सकती है। माया का एक बहुत ही उन्नत कैलेंडर और गणितीय प्रणाली थी। माया सितारों के प्रति इतने जुनूनी क्यों थे? उनकी सबसे उन्नत प्राचीन संस्कृतियों में से एक थी। फिर भी माया सभ्यता लगभग 500 ईस्वी के आसपास गायब हो गई और हम उनके अंत के बारे में कुछ नहीं जानते, जैसे कि वे हवा में गायब हो गए हों। मिस्र के पिरामिड एक अलौकिक मदद। अब एलियन अस्तित्व के कई सबूत हैं। पिरामिड देवताओं से जुड़े हैं, वे देवता जो कभी अंतर्ग्रहीय मदद के बिना पृथ्वी पर उतरे थे। शुरुआती मिस्रवासियों ने लगभग 2.5 मिलियन चूना पत्थर के ब्लॉकों को पिरामिड बनाने के लिए कैसे सीखा? पाषाण युग के प्रागैतिहासिक इंसान विशाल बोल्डर को कैसे ले जा पाए? गीजा का महान पिरामिड दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और रहस्यमय मेगालिथिक संरचना है। ये मिस्र के 3 पिरामिडों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। माना जाता है कि यह इंजीनियरिंग चमत्कार 22 साल की अवधि में बना था। लेकिन प्राचीन एलियन सिद्धांतवादियों के लिए यह हिसाब सही नहीं बैठते। अगर ऐसा होता तो उन्हें हर 9 सेकंड में एक पत्थर काटना, ले जाना और रखना पड़ता। आधुनिक इंजीनियरों का कहना है कि आज भी वे इतने कम समय में ऐसा कारनामा नहीं कर सकते। इनोक और आकाश के संरक्षक मिस्र में प्राचीन परंपराएं कहती हैं कि महान पिरामिड एक फिरौन सैत ने बनवाया था। सैत नाम यहूदी समुदाय में एनोक के नाम से जुड़ा है। इनोक एक पुराने नियम का पैगंबर है। क्या इनोक और इन बाह्य अंतरिक्ष प्राणियों के बीच कोई संबंध है? वह स्पष्ट रूप से कहता है कि वह उनसे मिला था। प्राचीन मिस्र के ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पिरामिड मनुष्यों द्वारा बनाए गए थे, लेकिन आकाश के संरक्षकों, गार्डियंस ऑफ द स्काई यानी देवताओं की सहायता से। यह माना जा सकता है कि पिरामिड मानव हाथों से बनाए गए थे, लेकिन बाह्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की मदद से। पेरिरीज का नक्शा और प्राचीन ज्ञान 1977 में लेखक और धर्मशास्त्री जोसेफ एससी ने दिखाया।
कि महान पिरामिड सबसे लंबी अक्षांश रेखा और सबसे लंबी देशांतर रेखा के चौराहे पर दुनिया के पूरे भूभाग के सटीक केंद्र में स्थित है। इसके अलावा इसकी चारों भुजाएं कंपास के चारों बिंदुओं के साथ सटीक रूप से संरेखित हैं, भले ही कंपास का आविष्कार हजारों साल बाद हुआ था। क्या यह सब सिर्फ संयोग है? इस्तांबुल में एक अजीब नक्शा है जिसे 16वीं सदी के एक तुर्की मानचित्रकार पेरीरेस ने 1513 में बनाया था, अमेरिका की खोज के 21 साल बाद। इसमें अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, लेकिन अंटार्कटिका की खोज 19वीं सदी में ही हुई थी और वहां के पहाड़ों की खोज 20वीं सदी तक नहीं हुई थी। यह कैसे संभव है? केवल वही जिसने ग्रह को ऊपर से अंतरिक्ष से देखा हो वह पृथ्वी को इस तरह दर्शाने वाला नक्शा बना सकता था। नाज़का लाइंस और अंतरिक्ष यातायात, अगर हम मानते हैं कि बाह्य अंतरिक्ष प्राणी हजारों सालों से पृथ्वी का दौरा कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने अपने अस्तित्व का कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा? कई विद्वान मानते हैं कि इस तरह के सबूत दक्षिणी पेरू के नाज़का मैदान, नाज़का प्लेन में पाए जा सकते हैं। ये निशान शायद 2000 साल पुराने हैं, लेकिन एक आधुनिक हवाई अड्डे से उनकी समानता काफी आश्चर्यजनक है। नाज़का में पाए गए निशानों को लैंडिंग स्ट्रिप्स, ईडे लैंडिंग स्ट्रिप्स के रूप में वर्णित किया गया है। तो क्या वे अंतरिक्ष यातायात के अवशेष हैं? वे ऐसी आकृतियां हैं जो केवल ऊपर से ही दिखाई देती हैं। निबिरू और अनुनाकी, एक प्राचीन कहानी जेकारिया सिचिन ने इस सिद्धांत का अध्ययन करने में अपने जीवन के कई साल लगाए कि पृथ्वी पर सबसे पुराने आगंतुक हमारे सौरमंडल के एक ग्रह से आए थे। उनका मानना है कि इसका जवाब सुमेरियंस में है, जिनकी उत्पत्ति अनिश्चित है। उनके बारे में पहली जानकारी 3वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व की है। सुमेरियन ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उनका सारा उन्नत ज्ञान अनुनाकी से आया था, एक ऐसा शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ है जो स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। लेकिन ये आगंतुक कहां से आए थे? प्राचीन सुमेरियन लेखन एक ऐसे ग्रह का वर्णन करता है जो सूर्य के चारों ओर एक तिरछी कक्षा में घूमता है और हमारे 3600 साल में एक पूरा चक्कर लगाता है। उन्होंने इस ग्रह को निबिरू कहा और ऐसा लगता है कि अनुनाकी इसी दुनिया से आए थे। क्या हम एलियंस के बच्चे हैं? क्या हम सब एक ब्रह्मांडीय विज्ञान प्रयोग का हिस्सा हैं? क्यों एलियंस मानवीय प्रगति में मदद करने के लिए इतने उत्सुक और इच्छुक होंगे? सिद्धांतों में कहा गया है कि शायद हजारों साल पहले इन रहस्यमय अंतरिक्ष यात्रियों ने हमारी प्रजाति को जीवित रहने की कामना की थी। उसी कारण से हम अपने बच्चों के जीवित रहने की कामना करते हैं। शायद ये वही प्राणी थे जिन्होंने पृथ्वी को अपने ही जीवन रूपों से सींचा था। हम उनके बच्चे हो सकते हैं। यह सिद्धांत मनुष्य के निर्माण के बाइबल के विवरण, बिब्लिकल अकाउंट ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन, से भी समर्थित हो सकता है। उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में कहा गया है कि ईश्वर पुत्रों, सन्स ऑफ गॉड, ने मनुष्य की बेटियों को पत्नियों के रूप में लिया और फिर इस मिलन से बच्चे पैदा हुए जो वर्षों से प्राचीन काल के मनुष्य बन गए। क्या वे गलती से एलियंस अनुनाकी का जिक्र कर रहे हैं? ऑनेस, समुद्र से आया ज्ञान का देवता। जब एलियंस और पौराणिक कथाओं का जिक्र होता है तो सबसे प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक ओएनएस की किंवदंती है। वह एरिट्रियन सागर से उभरा। उसने अपना नाम ऑनेस बताया और कहा कि वह एक जानवर था, लेकिन उसमें तर्क करने की क्षमता थी। उसके 2 सिर थे, एक मानव सिर और एक मछली का सिर, साथ ही 2 मानव पैर और एक मछली की पूंछ। प्राचीन बेबीलोनियाई पाठ आगे कहता है कि ओनेस को भोजन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी और उसने अपना सारा समय पुरुषों से बात करने, उन्हें विज्ञान और कला सिखाने में बिताया। इतिहासकारों का मानना है कि अनुनाकी द्वारा पकड़े गए चीड़ के शंकु, पेनकोन, से भी बड़ी समानताएं हैं, क्योंकि यह एक ब्रह्मांडीय अंडे जैसा दिखता है। क्या यह सब आपस में जुड़ा हुआ है? यूएसओ, समुद्र के गहरे रहस्य। अधिकांश विद्वान और अधिकांश लोग जो एक उच्च इकाई के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, वे हालांकि आसमान को देखने
और अध्ययन करने पर तेजी से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह भूल रहे हैं कि अंतरिक्ष ही एकमात्र अज्ञात आयाम नहीं है, एक और है, समुद्र, जो हमारे बहुत करीब है। ये घटनाएं जो अपैरेंटमेंटे हमेशा से हमारे बीच रही हैं, अब यूएसओ, यूएसओएस, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के रूप में सूचीबद्ध हैं, यानी समुद्र के यूएफओ। संक्षेप में यूएसओ का मतलब है अज्ञात जलमग्न वस्तुएं, अनआइडेंटिफाइड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, या वे जो यूएफओ के क्षेत्र में समुद्र की सतह के नीचे रहस्यमय वस्तुओं के दर्शन है। निष्कर्ष, क्या हम अकेले हैं? तो दोस्तों, यह था प्राचीन एलियंस और उनके रहस्यमय संसार पर हमारा आज का वीडियो। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे पूर्वजों को वास्तव में अलौकिक मदद मिली थी? क्या यूएफओ और यूएसओ हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अकेले नहीं हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि एलियंस ने हमारे इतिहास को आकार दिया है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यूनिवर्सल मिस्ट्रीज द इन्फिनिट वर्ल्ड ऑफ मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे आने वाले रहस्यमय वीडियो मिस न करें। अगले वीडियो में हम एक और नए रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें, सोचते रहें। धन्यवाद।